टॉपिक क्या शुरू करना था? शिवम, कॉटन लगा लीजिए जरा। चल वो है। हाँ हाँ, परचेज साइकिल। ठीक है, परचेज साइकिल के बारे में आज शुरू करना था ना। चलिए, होप सो यही है। हम इस थियरी के बाद न्यूमेरिकल पे सीधे जंप करेंगे। ठीक, क्या चीज़? हाँ, टाइमिंग अब आपका यही रहेगा, पहला क्लास मेरा। चलिए, सुहानी और हर्षिता एक बार वॉइस क्लियर करिए जरा। चलिए, कल हम लोगों ने लास्ट में बात किया था कि सर देखो, सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या है? मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग या मटेरियल प्राइसिंग। यही था हमारा मटेरियल इशू प्राइसिंग, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले थे कि सर देखो, किसी भी सामान को बनाने में तीन हमारे मेन एलिमेंट लगते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट हमारा क्या था? मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा एक्सपेंसेस, जिसमें हम लोग मटेरियल के बारे में स्टडी करने जा रहे थे। सर हमारा टारगेट क्या था? हम लोगों ने बात किया था कि सर जो कुछ भी हम बनाएंगे, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कंपनी को कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। कंपनी की बस कोशिश इतना रहेगी कि सामान अच्छा बने और सस्ते में बने, क्योंकि जितना सस्ते में बनाएगा उसका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही बढ़ के आएगा। तो हम लोगों ने बोला कि बस जहाँ जहाँ पे खर्चा हो रहा है उस खर्चे को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, कंट्रोल करने का मतलब जो बर्बादी हो रही है, अगर उस बर्बादी को रोक दिया जाए और जितना बेहतर तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि खर्चा कहीं से भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा? कम से कम आएगा। और जब कॉस्ट कम आएगा तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ेगा। ठीक, तो बस उसी के बारे में बात करने वाले थे। फिर हम लोगों ने बात किया सर सबसे इसेंशियल एलिमेंट हमारा मटेरियल था, तो आखिर में मटेरियल पे कैसे कंट्रोल अप्लाई किया जाएगा? तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि मटेरियल सबसे पहले क्या किया जाता है बिजनेस में। मटेरियल सीधी सी बात है, या तो बिजनेस खुद बना रहा होगा या नॉर्मली मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा होगा। और नॉर्मली अगर कहूँ कि आप कोई मैन्युफैक्चरर होते हो तो नॉर्मली आप जो कुछ भी उस सामान को बनाने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, नॉर्मली आप क्या करते हो? परचेज करते हो सकता है प्रोड्यूस भी कर रहे हो। ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे तो उसको भी बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको बेसिक मटेरियल चाहिए चाहिए। कुछ भी बनाना हो तो बेसिक कुछ आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। तो हम लोगों ने बात किया सर देखो, परचेजिंग दो तरीके से होता है, एक कौन सा? सेंट्रलाइज परचेजिंग, दूसरा डिसेंट्रलाइज परचेजिंग। दोनों ही एक कंपनी को चाहिए। आप सेंट्रलाइज भी काम करते हो और डिसेंट्रलाइज होकर भी काम करते हो। सेंट्रलाइज का मतलब जहाँ पे ज़्यादातर डिसीजंस कुछ लोगों के हाथ में होता है, और डिसेंट्रलाइज का मतलब जहाँ पे सारे पावर्स को आप क्या कर देते हो? अपने सबऑर्डिनेट्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि भैया आप अपने डिपार्टमेंट का सारा डिसीजंस ले सकते हो। लेकिन आपके डिपार्टमेंट का डिसीजंस मैं लूँगा, ये क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइजेशन। आप अपने डिपार्टमेंट का डिसीजंस खुद ले सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। और हम लोगों ने बात किया था सर दोनों ही परचेजिंग के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। कंपनी अपने समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चाहे तो सेंट्रलाइज परचेजिंग अप्लाई करेगा या तो डिसेंट्रलाइज। ठीक है, जब उसके पास समय होगा तो आराम से वो सेंट्रलाइज परचेजिंग करेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज का मतलब बल्क में सामान खरीदेगा। एक ही डिपार्टमेंट पूरे कंपनी की खरीदारी करेगा तो उसके पास बल्क सामान होगा। बल्क होगा तो उसको डिस्काउंट, सबसे बड़ा डिस्काउंट का फ़ायदा मिल जाता है। मार्केट में उसको बार्गेनिंग करने का मौका मिल जाता है। जब आपका लिस्ट बड़ा हो तो वो दुकानदार भी आपको अप्रोच करते हैं कि भैया हमारे यहाँ जाओ, हमसे सामान ले लो, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखता है। ठीक है, आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगते हैं, एक्सपर्टाइज पावर आ जाता है आपके पास। ठीक है, और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन वहीं पे इसके कुछ नुकसान भी थे कि सर बर्डन बढ़ जाएगा एक ही पर्सन के ऊपर। ठीक है, डुप्लीकेशन का चांस बढ़ जाएगा, डिले हो जाएगा, इमरजेंसी की सिचुएशन में काम नहीं करेगा। हाँ, ट्रैवलिंग वाला अभी मैंने बोला था, क्लियर नहीं करूँगा, आप पढ़ना। ट्रैवलिंग आपको मेरिट्स में भी बताया गया था और डीमेरिट्स में भी बताया गया था कि ट्रैवलिंग कॉस्ट कम भी लग सकता है और ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा भी लगेगा। ठीक, तो अब यही आपको समझना है कि वो कब ज़्यादा लगेगा और कब कम लगेगा। मैंने बोला था न्यूमेरिकल जब हम शुरुआत करेंगे तब आपको आसानी से वो समझ में आएगा। फिलहाल आप उसके बारे में जेन्युइन रीजन ढूंढ के रखिए। ठीक है, आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी, एआई है, तो आप उसको ज़रा ढूंढ के रखिए कि ये जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है सेंट्रलाइज परचेजिंग में, वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। क्यों और कब, किस सिचुएशन में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा और कब आपके लिए वो निगेटिव इम्पैक्ट लाएगा, इसको ज़रा ढूंढ के रखिए। ठीक है, बड़े टेक्निकल छोटे छोटे जब आप कनेक्टेड हैं आराम से आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने, आज हमें बात करना था क्या कि सर हमें क्या करना है? परचेजिंग साइकिल के बारे में पढ़ना है। साइकिल का मतलब एक जगह से स्टार्ट होगा और वो कॉन्टिन्यूस क्या होता जाएगा? चलता जाएगा। हम यहाँ पे नॉर्मली किसके परचेजिंग के बारे में बात कर रहे हैं? क्या कहते हैं,
कंपनी के एसेट्स के बारे में परचेजिंग या कंपनी के गुड्स के बारे में परचेजिंग? सर गुड्स, जिसका हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मली अगर गुड्स भी ना बोला जाए, गुड्स की जगह भी अगर हम लोग इन्वेंट्री बोले तो ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, क्योंकि आपको याद हो सर गुड्स को हम दो नामों से जानते हैं। गुड्स को नॉर्मली कंपनी दो नामों से जानती है, ठीक है। या तो इसको क्या बोला जाता है, स्टॉक, या इसी का दूसरा नाम गुड्स भी होता है कई बार, और इन्वेंट्री। क्या आपको दोनों में बेसिक डिफरेंस पता है? सर दोनों है ही एक ही चीज़, लेकिन दो अलग अलग टर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। देखो अगर आप रेडीमेड कंपनी हो या रेडीमेड बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपने सामान के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हो वो नॉर्मली क्या होता है, गुड्स या स्टॉक, ठीक है। गुड्स का मतलब जिसको हम क्या कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, ठीक है। और उसी को अगर काउंट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, स्टॉक। मैं बोलूँगा ना कि ठीक है मैं मोबाइल का डील कर रहा हूँ, तो मेरे पास स्टॉक कितना बचा है, तो स्टॉक का मतलब फिर वहाँ पे हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, कितना मोबाइल बचा है, कितना बैग बचा है, कितना बोरी बचा है, ठीक। लेकिन इन्वेंट्री एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। इन्वेंट्री एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर स्टॉक भी शामिल हो जाता है। और नॉर्मली ये रेडीमेड के लिए यूज होता है, तो ये वर्ड किसके लिए यूज होता है, मैन्युफैक्चरर के लिए। जब आप कोई सामान बनाते हो तो आपको कई तरह के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। अब हर मटेरियल को आप एक ही जगह नहीं रख सकते हो, यानी कई तरह के आप मटेरियल परचेज करोगे, ठीक है। और हर वो मटेरियल जो आप प्रोडक्शन के लिए परचेज करोगे, नॉर्मली वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, इन्वेंट्री, जिसमें आपने, ठीक है, सबसे एक पहले स्टार्टिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा होगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, याद है। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा लूज टूल्स, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा स्टोर एंड स्पेयर्स, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा पैकिंग मटेरियल, ठीक है, पैकिंग मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल। उसके बाद कुछ अदर्स आ जाते हैं आपके। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं और इन सबको मिला के क्या बनता है, इन्वेंट्री। याद रखना ये काफ़ी डेप्थ में, ठीक है। अगर मैंने लिखवा रखा होगा तो काफ़ी डेप्थ में, नहीं तो कभी इसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या, मैं कहूँ अगर आपको पेन ही बनाना हो तो आपको ढेर सारे मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे। लेकिन क्या इस पेन को बनाने के लिए अगर तीन चीज़ चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या क्या, एक तो प्लास्टिक, दूसरा इंक, और तीसरा नीडल वगैरह या कॉटन वगैरह। अगर ये तीन चीज़ चाहिए तो क्या आप केवल तीन ही चीज़ की खरीदारी करोगे या और भी इसके अलावा बहुत सारे आइटम परचेज करते हो? सर बहुत, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमें मशीन्स वगैरह को चलाना है तो उसके लिए आपको फ्यूल भी परचेज करना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल परचेज करोगे, वो भी आपके लिए क्या है, मटेरियल ही है। लेकिन क्या ये मटेरियल डायरेक्टली यूज होगा प्रोडक्शन में या इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, इनडायरेक्टली, ठीक है। इसलिए किसके अंदर चला जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर चला जाता है, ठीक, इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर चला जाता है। बात क्लियर है? अच्छा, हमने बात किया था कि सर देखो अगर ये मार्केट से केवल परचेज है, इसमें कोई ठीक है, प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट नहीं किया गया है, तो ये नॉर्मली क्या है, रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। कच्चा माल क्या होता है, जो आपने मार्केट से परचेज करके तो लाया है पर उस पर कोई भी आपने प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट नहीं किया है। सर वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, काम शुरू हो चुका है, न तो वो रॉ है न वो कंप्लीट है, कार्य प्रगति पे, वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या दिखाता है, कंप्लीट नहीं, अभी वो काम चालू है, पर न तो वो रॉ है न तो वो कंप्लीट है। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपने केवल प्लास्टिक, इंक और ये कॉटन तीनों चीज लेके आए हो, ठीक है, तीन चीजों का आपने बंडल, तीन चीज का बॉक्स खरीद के लाया है, तो उस बॉक्स को सीधी सी बात है आप अलग रखोगे किस बॉक्स से, तो मैं कहूँ कि आप कुछ प्लास्टिक पे, कुछ इंक पे और कुछ कॉटन से मिला के आप पेन बनाना शुरू कर दिए थे, पर पेन कंप्लीट नहीं था, आधा अधूरा था। तो क्या ये जो आधा अधूरा पेन है और ये जो प्लास्टिक था अभी जो आपने मार्केट से परचेज करके लाया था, दोनों का स्टॉक एक ही साथ रखोगे या दोनों को नॉर्मली अलग अलग रखा जाएगा? सर सीधी सी बात है, दोनों दो अलग अलग तरह के मटेरियल है, एक जिस पे कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है और एक जिस पे हमने आधा काम शुरू कर दिया है, लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। तो दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा ना, या मिला के रख दिया जाएगा? नहीं सर, अलग अलग रखा जाएगा। तो जिस पे कोई भी प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट नहीं हो उसको हम किस नाम से रखेंगे, जिस बॉक्स में, जिस अलमारी में रखेंगे उस अलमारी का नाम क्या रख दिया जाएगा, रॉ मटेरियल। यानी इस बॉक्स में क्या होगा, केवल और केवल रॉ मटेरियल। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें जो भी मटेरियल है इस पे कोई भी अभी मेहनत स्टार्ट नहीं हुआ है। एक बॉक्स बनाया जाएगा जिसमें रखा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे उसमें बॉक्स रखे जाएंगे जिन पे काम शुरू हो चुका होगा, पर न तो वो कंप्लीट है न तो वो पूरी तरह से जीरो है, यानी काम स्टार्ट हो चुका है पर वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है।
कल को ताकि पता चले कल फैक्ट्री में नया काम स्टार्ट करना हो तो हमें किस पेन से स्टार्ट करना है, जो आधा अधूरा बना है उसको पहले कंप्लीट करना है या जो रॉ मटेरियल है उसको शुरुआत करना है। तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, आधा अधूरा जो बना है उसको पहले कंप्लीट करोगे। तो कौन से बॉक्स में ढूंढोगे, दोनों एक ही में खिचड़ी मिला के रख दिया जाएगा तो क्या कम सेपरेशन करने में फिर से टाइम लगेगा। तो नॉर्मली आप भी क्या करते हो, अलग अलग तरह के आइटम के लिए अलग अलग बॉक्स या अलग अलग तरह के सांचे बना के रखते हो। बस वही हम अलग अलग बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक आपने अलमारी बना दिया जिसमें आपने नाम रखा है क्या, फिनिश गुड्स। इसका मतलब पेन पूरी तरह से बन के तैयार है बिकने के लिए, पर वो बिका नहीं है, आपके पास बचा है, इसलिए वो आपके स्टॉक या इन्वेंट्री का पार्ट है। लेकिन क्या उसको इस कच्चे माल के साथ या आधा आधा अधूरा पेन बना है उसके साथ रख दोगे या उसका एक अलग बॉक्स बनाओगे। सर सीधी सी बात है, अलग बॉक्स। हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा मैनेजमेंट बेहतर हो सके, जब हमें जरूरत हो तो हमें टाइम फालतू में वेस्ट ना करना पड़े। एक आप बनाओगे सर ये सबसे बड़ा है स्टॉक इन ट्रेड, इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। कई बार जो कंपनियां प्रोडक्शन का काम करती हैं उनको भी बना बनाया सामान खरीदने की जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी के सिचुएशन में। ठीक है, आप पेन बना रहे थे, पर डे आपका प्रोडक्शन मान के चलो 1000 पेन बनाने की कैपेसिटी था, लेकिन अचानक से आ गया कि भैया आज ही हमको चाहिए 2000 पेन हमको दे दो। तो आप मैक्सिमम बना कितना पाओगे, 1000। पहले से हो सकता है कि आपके स्टोर में फिनिश गुड्स में पड़ा हो 500, तो आप टोटल सप्लाई भी कितना कर पाओगे, 1500। लेकिन आपको टोटल सप्लाई कितना करना है, 2000। तो 500 आप क्या करते हो, अगल बगल दुकान से सप्लाई ले लेते हो, बना बनाया खरीद देते हो और सामने वाले कस्टमर को क्या कर देते हो, सप्लाई कर देते हो। ठीक है, आपने ये शादी वगैरह में देखा होगा, जब शॉपकीपर्स के पास ठीक है मिठाई बनाने का प्रेशर आ जाता है, कई बार उसके लेबर नहीं होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, चले जाते हैं, उसके घर पे शादी पड़ा गया, चला गया। आपने ऑर्डर ले लिया था, उसके घर पे कुछ दिक्कत आ गया, वो चला गया। अब समय से ऑर्डर नहीं पूरा करोगे तो सीधी सी बात है शॉपकीपर क्या हो जाएगा, सॉरी कस्टमर रिलेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो दुकानदार क्या करता है, अपने अगल बगल वाले दुकान से क्या कर लेता है, उतना मिठाई परचेज कर लेता है जितने का शॉर्टेज होता है, फिर अपने मिठाई के साथ मिला के उसको सप्लाई कर दिया जाता है। मेन टारगेट वहाँ पे क्या होता है, रिलेशन को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो ऐसा सामान जो आप बना बनाया परचेज करोगे उसको हम किस नाम में रखते हैं, स्टॉक इन ट्रेड में। ठीक है, इसमें हमने मेहनत नहीं किया था, बल्कि इन तीनों पे मेहनत किया गया था। ये हमारा लूज टूल्स होता है मशीन को, ठीक है, मशीन को फिट वगैरह रखने के लिए लूज टूल्स होता है। रेंच रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए जो होता है ना टूल्स वगैरह औजार, उसको लूज टूल्स में रखा जाता है। स्टोर एंड स्पेयर्स पार्ट में रखा जाता है कि मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया तो हम बार बार भाग के मार्केट थोड़ी ना जाएंगे, तो कुछ हम पार्ट्स पहले ही एडवांस में परचेज करके रख लेते हैं। पर क्या वो पार्ट्स इन सबके साथ मिला के रख दिया जाए या अलग रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद पैकिंग मटेरियल, सामान बनाना है, हम उसको खुले में नहीं बेच सकते हैं, पैक करना पड़ेगा। जैसे चीनी है बोरी में पैक करना पड़ेगा, सीमेंट है बोरी में पैक करना पड़ेगा, ठीक है, लिक्विड कोई बना रहे हो उसको बॉटल में पैक करना पड़ेगा। तो पैकिंग करने के लिए आपको मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप उन सबको इन सब के साथ रख सकते हो, नहीं, सबको अलग अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप मार्केट से जाके परचेज कर रहे हो ये सब किसका पार्ट है, मटेरियल का। ठीक है, पर कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ डायरेक्ट बने बनाए आ रहे हैं और कुछ आपके अदर आइटम से रिलेटेड हैं, पर हैं तो सारे के सारे मटेरियल, और हमें सबको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट रखना पड़ेगा फिलहाल। तो बात हम कर रहे थे कि सर आखिर में ये जो चीज़ें परचेज करके आएंगी इसको कौन परचेज करेगा और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। तो हमें इसी परचेजिंग साइकिल को समझना है, ठीक है, कि परचेजिंग कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे जाके एंड हो जाएगा। याद रहे ये एंड नहीं होगा, वापस से घूम के शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस रहेगा। तो मैंने बोला था कि देखो सबसे पहले परचेजिंग करने के लिए परचेजिंग की शुरुआत तो होनी चाहिए। आपको कुछ खरीदना है, आप परचेजिंग डिपार्टमेंट के हेड हो, तो क्या आप ऐसे ही जाके परचेज करना शुरू कर दोगे या आपके पास पहले कुछ ऑर्डर वॉर्डर आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए। अब याद रहे आप एक ही कंपनी के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हो, ठीक है, आप एक ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो। ठीक, आपको बस देखना है कि अगर आपके पास परचेजिंग करने का ऑर्डर आ रहा है तो कौन दे सकता है वो ऑर्डर। ठीक है, आपको केवल खरीदारी करना है, लेकिन खरीदारी तभी करना है जब आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर्स आएंगे। बिना ऑर्डर्स का तो आप खरीदारी करने नहीं वाले हो। ठीक, तो परचेजिंग साइकिल की सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो आप जरा अपने बुक्स को चेक करते रहिए। सबसे पहला क्या है, इनिशिएटिंग द परचेज। सबसे पहले आपको परचेज के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर की शुरुआत करनी पड़ेगी, वही है ना, वही है ना क्या, हाँ, कि सबसे पहले परचेजिंग का स्टार्टिंग कहाँ से होगा। तो याद रखना परचेजिंग पावर 3 लोगों के पास होता है। 3 लोग ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, 3 लोग।
ठीक है, सामान खरीदने का क्या दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, परचेजिंग साइकिल में जरा पहला लिखिए, परचेजिंग साइकिल में पहला नाम लिखिए जरा। परचेजिंग साइकिल में, ठीक है, पहला नाम लिखिए जरा। इनिशिएटिंग द परचेज। ठीक, इनिशिएटिंग द परचेज। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया कि परचेजिंग ऑर्डर कौन दे सकता है। ठीक है, हु हैव पावर टू इनिशिएट द ऑर्डर। ठीक है, किसके पास पावर है जो क्या कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक, तो कितने लोग हैं, 3। कितने लोग हैं, 3। पहला नाम लिखिए जरा, स्टोर कीपर। प्रोडक्शन प्लानर, डिपार्टमेंटल हेड्स। ये 3 लोग हैं जो परचेजिंग का ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक, ठीक, प्रकाश सर, कॉटन कॉटन चमक रहा है ना उधर से खिड़की। अभी भी लाइट आ रहा है, हाँ से लाइट आ रहा है। ठीक, तो ये 3 लोग हैं, जरा इस पर डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन प्लानर, अभी भी चमक आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, मुझे लग रहा है लाइट का आ रहा है। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं कि ये 3 लोग कौन हैं जो ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, अब आप सीधे अपने कंपनी में एक कंपनी का इमेज लाइए और दिमाग में बस रखिए कि हमारे पास अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट है। ठीक है, हर तरह के डिपार्टमेंट है। एक आपका स्टोर डिपार्टमेंट है, नाम से समझ में आ रहा होगा स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, क्या होगा, सामान जितने भी परचेज करके आएंगे मार्केट से, सबसे पहली बार कहाँ पे रखे जाएंगे, स्टोर में रखे जाएंगे। और जब जरूरत होगा स्टोर कीपर उसको क्या करता जाएगा, हर डिपार्टमेंट को सप्लाई करता जाएगा। जहाँ से भी आएगा रिक्वेस्ट कि भैया हमको इतना सामान दे दो, वो उस डिपार्टमेंट को क्या कर देगा, उतना सामान सप्लाई कर देगा। ठीक है, मैंने बोला था कि आप कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखे होगे या कोई हॉस्टल वगैरह देखे होगे, तो इन सब में ये सारे चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा बताओ ना, सारा मटेरियल की जानकारी किसके पास होगा, जिसके पास सामान रखा जा रहा है। अगर आप, मैं कहूँ आप स्टोर कीपर के हेड हो, तो आपके पास स्टोर में हर तरह के सामान कितना है, कौन सा सामान कम है, कौन ज़्यादा है, क्या इसके सारे डिटेल्स होंगे। हाँ, और अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले आपके पास पावर होता है कि देखो भैया, अगर कोई भी सामान आपको लगे कि स्टोर में ख़त्म हो रहा है, तो तुरंत उसको क्या कर देना, मार्केट में ऑर्डर कर देना। ठीक है, ताकि जब ज़रूरत पड़े, प्रोडक्शन में उसका ज़रूरत हो, तो ऐसा ना हो कि शॉर्टेज हो जाए। क्योंकि शॉर्टेज होगा तो आपको पता है कौन सा कॉस्ट क्रिएट हो जाएगा, आइडल कॉस्ट। याद है, आइडल का मतलब समय तो बर्बाद होगा, कंपनी को पेमेंट तो करना पड़ेगा, पर कोई भी प्रोडक्शन उसको रिसीव नहीं होगा। मटेरियल खत्म हो गया, स्टोर कीपर ने ऑर्डर किया ही नहीं था, ठीक है, तो प्रोडक्शन तो रुक जाएगा, मजदूर बैठा रहेगा, लेकिन क्या फ्री में, या पैसा लेगा, पैसा। तो कंपनी को कॉस्ट बियर तो करना पड़ेगा, कॉस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, पर क्या कंपनी को कोई भी उसका फायदा मिल रहा है प्रोडक्शन का, नहीं, प्रोडक्शन बंद है। इसलिए पहला पावर किसको दिया गया है, स्टोर कीपर को, कि भैया आप देखते रहना, मटेरियल जैसे खत्म हो तुरंत उसको क्या कर देना, ऑर्डर प्लेस कर देना। पहला पावर किसको दिया गया, इनिशिएट करने का, स्टोर कीपर। दूसरा प्रोडक्शन प्लानर,
ठीक है। आप प्रोडक्शन का क्या करने वाले हैं, प्लान हो या छोड़ो ना, आपका सेलिंग डिपार्टमेंट के साथ लिंक है, याद रखना। जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लिंक किससे होता है, सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटर को पता है कि भैया अगले महीने हमको इतना सप्लाई करना है, या सेल्स डिपार्टमेंट ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले रखा है कि भैया हमको अगले दिन अगले महीने आपको क्या करना है, इतना माल सप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से तुरंत क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन का प्लान बनाना पड़ेगा कि सप्लाई हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सप्लाई के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल है या नहीं है, उतना मशीन्स है नहीं है, लेबर्स है नहीं है, सब कुछ देखना पड़ेगा। तभी तो आप जाके ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट कर देते हो। अगर आपके बस का होगा तो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं होगा तो क्या कर दोगे, रिजेक्ट। ठीक है, तो अगर आपने देखा, आप प्रोडक्शन प्लानर हो, आपको पता है कि भैया हमारी कैपेसिटी 1000 पेन बनाने की पर डे है, लेकिन आपने अगर पेन ज़्यादा बनाने का कैपेसिटी ले लिया या ऑर्डर ले लिया, ठीक है, तो आपको भी पता है कि मुझे इंस्टेंट क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे अपने मटेरियल की परचेजिंग को हो बढ़ाना पड़ेगा, लेबर्स को बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, ओवर टाइम वगैरह कराना पड़ जाएगा लेबर से। तो दूसरा पावर किसको दिया गया, प्रोडक्शन प्लानर को। भैया आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अगर आपको पता है तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, स्टोर में, ठीक है, स्टोर कीपर से एक बार बात कर लेना कि हमारा काम फ्यूचर में इतना है, काम हो जाएगा या हमें एक्स्ट्रा ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, स्टोर कीपर बोलता है कि भैया उतने से काम नहीं होगा, तो इसके पास भी पावर है ऑर्डर इनिशिएट करने का। ठीक, तो प्रोडक्शन प्लानर भी क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है मटेरियल को परचेज करने का। ठीक, तीसरा हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। हर एक डिपार्टमेंट, मैंने बोला यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बन चुके हैं, और हर एक डिपार्टमेंट की अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर डिपार्टमेंट्स को लगता है कि हमारे, ठीक है, डिपार्टमेंट में वो सामान ख़त्म हो रहा है, उसने एक बार स्टोर कीपर से पूछ लिया कि भैया स्टोर में सामान है या नहीं है, स्टोर कीपर बोलेगा भैया ख़त्म है, ठीक है, तो स्टोर कीपर की जगह डिपार्टमेंटल हेड भी क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। बात क्लियर है। या कुछ डिपार्टमेंट को अगर कुछ नए आइटम्स की जरूरत पड़ी तो वो डायरेक्टली ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है जो उसके रेगुलर आइटम से ना कनेक्टेड हो। बात क्लियर है। तो ये तीन लोगों को पावर दिया गया कि भैया आप परचेजिंग का क्या कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। अब ये सारा ऑर्डर किसके पास चला जाएगा, स्टोर के पास या परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास। ये सारा ऑर्डर किसके पास जाएगा, क्या स्टोर कीपर खुद जाके सामान खरीदेगा, प्रोडक्शन प्लानर खुद जाके खरीदेगा, या ये सारा ऑर्डर एक डिपार्टमेंट के पास जिम्मा दिया गया जिसका नाम ही क्या था, परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो ये तीनों जो ऑर्डर प्लेस करेंगे, किसको ऑर्डर प्लेस करेंगे, इन तीनों का जो ऑर्डर आएगा, ठीक है, ये किसके पास चला आएगा, तो सीधी सी बात है किसके पास आ जाएगा, परचेजिंग परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा। ठीक, अब परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास आप, सीधी सी बात है, देखो कंपनी में कोई भी काम ओरली होता है या हर एक चीज़ एविडेंस के थ्रू होता है। आप भी लॉ पढ़ रहे हो सर, ओरली कोई भी चीज़ वैलिड होगा ही नहीं, तो हर एक चीज़ हम किसके थ्रू क्रिएट करेंगे, लीगल एविडेंस। ठीक है, यानी रिटन फॉर्म में ज़्यादा हो। कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा, ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन ओरल बोलने से फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, गड़बड़ा सकती है, नहीं मैंने इतना नहीं इतना बोला था, इसलिए हर बात को हम यहाँ पे किस फॉर्म में करेंगे, रिटन फॉर्म में ही करेंगे। ठीक, अब परचेजिंग, ठीक है, अब दूसरा परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास ये जो रिक्वेस्ट आएगा ना, ये परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास जो, ठीक है, परचेजिंग करने का ऑर्डर आएगा, ध्यान रखना वो रिक्वेस्ट फॉर्म में आता है कि भैया हमें अगले महीने, अगले दिन, अगले हफ्ते इतने सामान की ज़रूरत है, कृपया। आप लेटर में हमेशा क्या लिखते हो, ऑर्डर देते हो या कृपया वर्ड, मोबलाइज करते हो ना, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं। तो हम जब भी ये अलग अलग, ठीक है, लोग इस डिपार्टमेंट को ऑर्डर देंगे, तो ऑर्डर ऑर्डर फॉर्म में ना होकर नॉर्मली किस फॉर्म में होता है, रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है, और वो ओरल फॉर्म में नहीं होता बल्कि किस फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। और इसीलिए इसको हम नॉर्मली जो लेटर सेंड किया जाता है, जो लेटर सेंड किया जाता है उसको नॉर्मली हम किस नाम से जानते हैं, रिक्वेजिशन, रिक्वेजिशन लेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, रिक्वेजिशन लेटर या परचेज रिक्वेजिशन। अगर आप अपने बुक में देखो ध्यान से तो आपका सेकंड नाम लिख रखा होगा क्या, परचेज रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन में रिक्वायरमेंट भी आता है और रिक्वेस्ट भी आता है। सेकंड आपका क्या दे रखा है, परचेजिंग या परचेज रिक्वेजिशन दे रखा है, चेक करो। परचेजिंग साइकिल में सेकंड आपका आइटम क्या दे रखा है, परचेज रिक्वेजिशन, या इसी को हम क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट लेटर। ठीक, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट।
किस चीज़ का? मटेरियल परचेज करने का। ठीक, चलो तो इसमें एक लाइन जरा देख लो, बड़ा अच्छा लिखा है। अ परचेज रिक्वेजिशन इज अ रिक्वेस्ट मेड टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट। हम क्या करते हैं? परचेजिंग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं टू परचेज द मटेरियल इनलिस्टेड इन इट्स फॉर्म। जो लिस्ट में मेंशन करके भेजा गया है, कृपया कर उस सामान को परचेज करने की ससमय कृपा करें, यानी समय पर उस सामान को परचेज करने की कृपा करें, ताकि हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू हो सके, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को सही समय पे पूरा कर पाएँ। ये तो लाइन लिखा है। ठीक, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिसर्स हु इनिशिएट द परचेज। ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ये लेटर किसके द्वारा बनाया जाएगा? सीधी सी बात है, परचेजिंग डिपार्टमेंट या ये जो ऑर्डर दे रहे हैं उनके द्वारा। ये लेटर कौन प्रिपेयर करेगा? जो ऑर्डर दे रहा होगा। तो सीधी सी बात है, लेटर किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा? जो इनिशिएट करेगा ऑर्डर। और ऑर्डर कौन कौन इनिशिएट कर सकता है? 3 लोग, स्टोर कीपर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सॉरी प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट, और तीसरा हमारा डिपार्टमेंटल हेड्स। ठीक, एंड ऑफ दिस स्टोर कीपर इज मेन फंक्शनरी। ठीक है, अब वही बात है इस, ठीक है, उसके बाद देखा जाए ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद ध्यान रखना, ध्यान रखो कुछ, ठीक है, बोला गया कि आपके पास, इनके पास भी पावर है, इनके पास और इनके पास। ठीक है, अगर इन दोनों ने डायरेक्टली आप परचेजिंग डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट लेटर भेज रखा है, ठीक है, या डिपार्टमेंटल हेड में एक ही डिपार्टमेंट आएगा, या हमारे कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, सारे। ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड्स में एक ही डिपार्टमेंट आएगा या कई सारे? कई सारे। जैसे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंटिंग, फाइनेंस, आर&डी, कई सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। अगर सारे डिपार्टमेंट्स ने अपना, ठीक है, रिक्वेस्ट लेटर भेज रखा है परचेजिंग डिपार्टमेंट को, भैया मार्केट जाना तो हमारा भी सामान लेते जाना, हमारा भी सामान लेते आना, सबने लेटर भेज रखा है। ठीक है, अब इसके पास कई सारे लेटर, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास 10-15 लेटर आ जाते हैं, और सीधी सी बात है वो सबके लिए अलग अलग तो जाएगा नहीं, एक ही साथ वो लेटर लेके जाएगा, मार्केट में क्या करेगा? परचेज करेगा। पर आपको भी पता है कि सर, जो हमारे पास, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लेटर आए हैं, उसमें हो सकता है कुछ आइटम्स ऐसे हों जो कॉमन हो, और कुछ हों जो हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग हों। जैसे हर डिपार्टमेंट से आया कि भैया हमको पेपर चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर जगह क्या है, कुछ ऑफिशियल वर्क है तो पेपर चाहिए, तो ये पेपर कॉमन आइटम्स हो गया। लेकिन हर डिपार्टमेंट के कुछ अपने अलग अलग डिमांड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बोला कि आखिर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसे ही लेटर लेके चला जाएगा मार्केट में, तो क्या ऐसे ही आप खरीदारी करोगे, या उस लेटर को वापस से फिर से प्रिपेयर अरेंज करना पड़ेगा? अरेंज नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप ऐसे ही लेटर लेके पहुंच गए, सबसे पहले आपने लेटर लिया किसका? आपका या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने आपसे मांगा था कि भैया हमको, ठीक है, पेपर लेते आना, कैलकुलेटर लेते आना, पेंसिल इरेजर लेते आना। आपने उसका लिखा, परचेज किया, फिर अगला लेटर निकाला, आपका लेटर आ गया, ठीक है, किसका? सपोज करो कि आ गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसने बोला मशीन लेते आना, ऑयल लेते आना, ये लेते आना। आप फिर भागे भागे गए मशीन वाले दुकान पे, मशीन ऑयल लिया। फिर अगला लेटर निकाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसने फिर लिख रखा था कि मुझे पे चाहिए, मुझे भी पेंसिल चाहिए। फिर भागे भागे वापस किताब वाले दुकान पे। तो ऐसे कई बार क्या हो जाएगा? ओवर रैपिंग हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप तुरंत क्या कर लेते हो? लिस्ट को फिर से अरेंज करते हो। ठीक है, और केवल लिस्ट को अरेंज ही नहीं करोगे, एक बार स्टोर कीपर से क्रॉस वेरिफिकेशन भी करा लेते हो कि देखो भैया हम ये मार्केट से सामान लेके आने वाले हैं, एक बार वापस से पुनः चेक कर लो कि क्या तुम्हारे पास स्टॉक है या नहीं है, स्टॉक है तो कितना है और हमें कितना परचेजिंग करना है, ताकि एक क्लैरिटी रहे जब हम मार्केट जाए कि हाँ यह सामान लाना है। कई बार होता है ना कि आपने डायरेक्टली डिपार्टमेंट से लेटर आ गया, यहाँ पे चेक ही नहीं हुआ है, और वो सामान फिर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? फालतू में हमारा पैसा फंस जाएगा। तो एक बार यहाँ पे परचेजिंग डिपार्टमेंट मार्केट जाने से पहले एक फिर से क्या करता है? लेटर प्रिपेयर करता है, एक लिस्ट प्रिपेयर करता है जो सबका मिक्स होता है। ठीक है, आइटम्स के हिसाब से क्या कर दिया जाता है? प्रिपेयर कर दिया जाता है कि हाँ ये सामान ऐसे कनेक्टेड है, ये ग्रोसरी से रिलेटेड है, ये स्टेशन से रिलेटेड है, ये मशीन से रिलेटेड है, सबका हम अलग अलग बांट देते हैं ताकि हमें बार बार भागा दौड़ी ना करना पड़े। उसी का नाम आपको क्या लिख रखा है? बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या प्रिपेयर किया जाता है? बिल ऑफ मटेरियल। और ये वापस से एक बार किसके पास भेजा जाएगा? स्टोर कीपर से, कि मैच कर लो सामान है या नहीं है। नहीं है तो फिर एक बार मुझे टिक करके भेज दो कि ये सामान है, ये सामान नहीं है, इतना है, इतना है, ताकि हम प्रॉपर क्या कर सके? परचेजिंग एग्जीक्यूट कर सके। मार्केट में जाए तो हमें क्लियर पता रहे कि हाँ ये सामान लेना ही लेना है।
ठीक है। केवल यही नहीं, इस बिल ऑफ मटेरियल में हम यहाँ तक भी डिवाइड कर लेते हैं कि कौन सा सामान अर्जेंटली रिक्वायर्ड है और कौन सा सामान नॉर्मली लेके जाया जाए, थोड़ा देर से भी पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है। पता चले आप लिस्ट तो लेके चले गए, लेकिन आपने सोचा ही नहीं था कि इसमें से कौन अर्जेंट है और कौन नॉर्मल है, और नॉर्मल वाला सामान लेके चले आए, अर्जेंट वाला लेके आई भी नहीं चाहिए, तो सीधी सी बात है फिर आपके परचेजिंग करने का कोई मतलब बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो बोला गया लिस्ट बांटना, तो ये भी साथ में ध्यान रखना कि कौन अर्जेंट है और कौन नॉर्मल लेके आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम सारे ऑर्डर्स डिसाइड करते हैं किस में? बिल ऑफ मटेरियल में। ठीक, तो इसमें देख रखो क्या लिख रखा है, वेन एवर अ जॉब और वर्क ऑर्डर इज टेकन इन हैंड, जब भी एक जॉब या ऑर्डर हाथ में आता है, अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ सच मटेरियल पार्ट्स etc along with their specification is prepared। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, स्पेशल ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है, एक प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, एज वुड बी रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग द वर्क, जिस हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, या सीधी सी बात है जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अर्जेंसी वाला होगा तो अर्जेंट फॉर्म में, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल फॉर्म में। कौन कौन सा आइटम है इसको प्रिपेयर किया जाएगा, कौन सा अर्जेंट है कौन सा अर्जेंट नहीं है, इस पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर से वही बोला गया कि एक कॉपी इसको भेजा जाएगा स्टोर कीपर से, उसको चेक किया जाएगा, रीवेरीफाई किया जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक, सारी बातें घूम फिर के वही आ रही है। ठीक, तो इसने क्या बनाया, परचेजिंग डिपार्टमेंट ने क्या बनाया, एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया। क्या प्रिपेयर किया, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसको ये क्या करा लेगा, एक बार रीवेरीफाई करा लेगा स्टोर डिपार्टमेंट से, और वापस से उसके पास एक लिस्ट आ जाएगा क्लियर वाला, ये इसको मटेरियल का लेटर भेजेगा, वो सारा चीज़ चेक करके भेज देगा कि हाँ भैया ये है ये नहीं है, ये कम है ये ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद से अब ये क्या करेगा, अब इसके पास क्लियर पिक्चर आ चुका है, तो अब ये क्या करेगा, सामान खरीदने के लिए मार्केट जाएगा। अब ये सामान खरीदने के लिए मार्केट जाएगा। ठीक, तो आप मार्केट पहुँचोगे, अब मार्केट पहुँचोगे तो आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हो जो क्लियर हो। फिर से वही बात घुमा के दोबारा बोल रहा है जिसको हम फिर से बोल रहे हैं, व्हाट टू परचेज, क्या परचेज करना है। तो आपको पता ही है, आपने बिल ऑफ मटेरियल में वो सारा लिस्ट बना रखा है कि हमें क्या परचेज करना है। व्हेन टू परचेज, कब परचेज करना है, इसका मतलब अर्जेंसी के बारे में बात किया गया है कि कौन कब परचेज करना है, कौन पहले परचेज करना है, कौन बाद में परचेज करना है। ठीक, हाउ टू परचेज, कैसे परचेज करना है। अब हाउ टू परचेज में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि सर हम लोग कैश में परचेज करें क्रेडिट में, ना यहाँ पे हम कैश और क्रेडिट के बारे में बात ही नहीं करेंगे। हाउ टू परचेज में हम बात करेंगे ना, सामान एक साथ लेके आया जाए या थोड़ा थोड़ा। हमारे कॉस्ट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगर हमें सामान की ज़रूरत है तो हम सामान एक साथ लेके चले आएँ या सामान थोड़ा थोड़ा लेके आ जाए। अब ये सामान एक साथ लेके आ जाए और थोड़ा थोड़ा में अंतर क्या होगा, ये फिर से क्लियर होगा जब हम एक, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ठीक है, छोटा है पर कई सारे मुद्दों को वो क्या करेगा, क्लियर करेगा। तब आपको समझ में आएगा कि सामान एक साथ मंगाना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है या थोड़ा थोड़ा करके मंगाना फ़ायदेमंद होता है। ठीक, तो फिर आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अगर हम एक दुकान ओपन करते हैं तो बहुत सारे देखते हैं ना, दुकानदार ट्रक है ट्रक सामान मंगा के भर लेते हैं, तो वो फ़ायदेमंद है या थोड़ा थोड़ा सामान मंगाना फ़ायदेमंद है। क्योंकि सर एक बार मंगाएंगे तो एक ही बार भाड़ा देना पड़ेगा, बार बार मंगाएंगे बार बार भाड़ा देना पड़ेगा। पर और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको बताएंगे कि या तो एक साथ सामान मंगा लो या तो एक साथ सामान न मंगाओ। अब कौन सा पॉइंट हो निकल के आएगा वही हमें बताएगा EOQ। ठीक, तो हम यहाँ पे वही बात करने वाले हैं, क्या परचेज करना है, कैसे परचेज करना है और कितना परचेज करना है। ठीक, बात क्लियर है। ये तो आपके दिमाग में ये तीनों क्वेश्चन रहने चाहिए, क्या परचेज करना है, कब परचेज करना है, कैसे परचेज करना है, सब कुछ। लेकिन हम मार्केट में जाएंगे तो क्या किसी भी दुकान से ये सामान खरीदना शुरू कर देंगे या सबसे पहले एक दुकान को सेलेक्ट किया जाता है, बोलो ना। सबसे पहले तो हमें एक दुकानदार सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि हम किससे, क्योंकि नॉर्मली ये हम काम होलसेल में करने जा रहे हैं, सेंट्रलाइज परचेजिंग है ना, एक ही डिपार्टमेंट परचेजिंग करने जा रहे हैं, तो कौन से मार्केट में जाओगे, रिटेल या होलसेल? होलसेल। और होलसेल में जाओगे तो भैया इतने सारे दुकानदार चिल्ला रहे हैं कि भैया हमसे ले लो हमसे ले लो हमसे ले लो सामान, आपके लिस्ट में जितने भी आइटम है मेरे पास अवेलेबल है, हमसे ले लो। तो क्या हम किसी भी शॉपकीपर पे चले जाते हैं? नहीं, फिर हम उसका फ़ायदा लेते हैं कि यार इतने लोग हमारी पुछवैया हैं, तो ज़रा देखें कौन हमें सस्ता और अच्छा दे सकता है, कौन हमें डिस्काउंट ऑफर दे रहा है, ठीक है, कौन क्रेडिट पॉलिसी दे रहा है, मतलब हर एक चीज़ जो हमारे फ़ायदे का होगा हम उसी दुकानदार को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो बैठाएगा, ठीक है,
अच्छे से आपका क्या करेगा, व्यवहार होगा, फ्यूचर में आपको सप्लाई करने का, ठीक है, हाँ चाय पानी पिला देगा, यही तो होता है। तो सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सप्लायर का क्या करेंगे, सिलेक्शन। सर यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सप्लायर क्यों, जबकि हमें एक शॉपकीपर को सेलेक्ट करना था ना, हम शॉपकीपर के पास गए हैं या सप्लायर के पास, पहले ये डिसाइड कर लो, शॉपकीपर के पास या सप्लायर के पास, जल्दी, हम शॉपकीपर के पास जाएंगे या सप्लायर के पास, हम सप्लायर के पास जाएंगे। हम कौन है पहले ये बताओ, हम तो प्रोड्यूसर्स हैं, हमें सामान बनाना है, सामान एक बार बनाना है या बार बार बनाने हैं, भाई हमारा धंधा वही है, तो हमें बार बार रिपीट बेसिस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। शॉपकीपर नॉर्मली होता है जो हम सामान, ठीक है, परचेज करते हैं और खुद कंज्यूम कर जाते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे हम सामान खुद कंज्यूम करने के लिए परचेज करेंगे या उसको मार्केट में सप्लाई करने के लिए, सप्लाई, तो जो मार्केट में सप्लाई करने के लिए हमें सामान सप्लाई करेगा उसी को हम लोग नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, सप्लायर। और सर सप्लायर से एक बात और दिमाग में थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो चुका होगा, सप्लायर हमें एक ही बार सामान सप्लाई करता है या साल भर में कई बार सामान सप्लाई करता है, जब जब जरूरत होती है तब तब सप्लाई करता है, ठीक है। और आप क्या अलग अलग दुकानदार से हर बार सामान मंगाते हो या हर एक दुकानदार के सप्लायर नॉर्मली फिक्स होते हैं, सर कोई भी दुकानदार कुछ अपने सप्लायर को क्या रखता है, फिक्स रखता है कि हाँ भैया हमारा सामान आप ही भेजोगे, ठीक है। उससे कई सारे फायदे होते हैं, आप अलग अलग दुकानदार से क्यों नहीं सामान लेते हो, एक ही सप्लायर से बार बार क्यों फिक्स कर लेते हो, अरे तो कुछ फायदे बताओगे जरा। अगर आप अपने दुकान के सप्लाई के लिए फिक्स कर रहे हो, कुछ दुकानदारों को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप हर बार अलग अलग सप्लायर को चूज करोगे या हर बार कोशिश करोगे कि हमारे जो 2-3 सप्लायर फिक्स है उन्हीं से सामान मंगाया जाए। जैसे इनका मैं कहूँ कि आपने ये आइसक्रीम का बिजनेस किया तो आपके 3-4 फ्लेवर हैं, तो वो तीनों चारों फ्लेवर अगर हर एक सप्लायर एक ही फ्लेवर सप्लाई कर रहा है तो क्या हर बार वो सप्लायर को चेंज कर देंगे या उसी सप्लायर से डिमांड करेंगे, फायदा क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना कि हम दूसरे से लेंगे तो सींग मारेगा, लेकिन कुछ तो फायदे होंगे, हाँ बिल्कुल सही। पहला क्या होगा, ट्रस्ट या हमारा रिलेशन बिल्डअप होगा, रिलेशन बिल्डिंग होने से डिस्काउंट आपको मिल जाता है, ठीक है, डिस्काउंट तो सामने वाला अभी ऑफर कर रहा है कि भैया हमसे रिलेशन नहीं, हमसे 15% लेके जाओ, इधर से दे रहे हैं 15 दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। मेन फायदा मिलता है क्रेडिट फैसिलिटी का, सबसे जो मेन फायदा होता है रिलेशन बिल्डअप होने का वो है क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, कि जो आपको नहीं जानता है वो आपको नॉर्मली उधार नहीं देता है, लेकिन जहाँ पे हमारा रिलेशन बिल्डअप हो जाता है वहाँ पे आपको आसानी से क्रेडिट मिल जाता है। डिस्काउंट तो हर एक कोई ऑफर कर रहा है, और होलसेल मार्केट में ऐसा नहीं है कि कोई 10 दे रहा है तो कोई 12 दे देगा, सबका एक ही होता है, एक जैसे ही ऑफर करते हैं ना, क्योंकि फिर आप अपने ही में पटक के मारेंगे कि हम 10 दे रहे हैं तुम 12 कहाँ बेच रहे हैं, मार्केट खराब कर रहा है पूरा, हो जाता है ना। तो मार्केट में भी दुकान का अपना कार्टल होता है ना, अपना शेयर कि भैया देखो सब लोग 10% कम करके बेचेंगे, जैसा जैसा नसीब, ठीक है, कोई 10 की जगह 12 बेचेगा, सारे कस्टमर वहीं पे टूट पड़ेंगे, तो बाकी दुकानदार कहाँ जाएंगे। इसलिए होलसेल मार्केट में जनरली आप देखोगे ऑफर एक जैसा होता है, हाँ अब उसमें आपको सेक्रेटली कितना ऑफर अलग से मिल जा रहा है, कितना बेनिफिट मिल जा रहा है, ये डिपेंड करेगा आपके रिलेशन से, ठीक। जैसे आजकल नए दुकानदार देखोगे कस्टमर तोड़ना है तो 2 रुपया कम ले गया आपको सामान दे देगा, उसके दुकान पे पहली बार जाओगे ना, जो सामान मार्केट में 10 का मिल रहा है वो आपको 9 में दे देगा, अभी को अरे बड़ा बढ़िया है यार, हर जगह 10 का मिला, यहाँ पे 9 मिला, अगली बार यहीं से आएंगे, एक कस्टमर तोड़ लिया दूसरे का, तो ये तरीका होता है आज पूरे मार्केट में ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे जब हम मार्केट में जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, और याद रहे ये जो सप्लायर है हम इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, हम इनसे क्या बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि देखो भैया हमें सामान एक ही नहीं फ्यूचर में भी बार बार जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो जब जब हम आपको ऑर्डर देंगे तब तब आप मुझे क्या करोगे, सप्लाई करोगे, हम आपके ही भरोसे पे बिजनेस कर रहे हैं, आप ही को अपना सप्लायर चूज कर रहे हैं, और सीधी सी बात है अगर वो सप्लायर फ्यूचर में फेल किया तो आपको बिजनेस में क्या आएगा, दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, नया सप्लायर बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप इससे क्या बना लेते हो, अच्छा फ्यूचर में कौन कब धोखा देगा कोई जानता है नहीं, इसलिए हम लोग धोखा से बचने के लिए क्या बना लेते हैं, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ ही रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट बना के क्या कर लिया जाता है, सिग्नेचर वगैरह करा लिया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो, तोड़ते हो, तो हम एक दूसरे के ऊपर कुछ कंपनसेशन क्लेम कर पाएंगे, ठीक, बात क्लियर है। अच्छा अब बात यह है कि आप इस सप्लायर को सेलेक्ट करते हो
तो क्या तुरंत सारा का सारा सामान परचेज करके लेते आओगे साल भर का? देखो मैं कहूँ कि अगर आपको साल भर में मान के चलो आइसक्रीम बेचना है और आपने एस्टिमेट किया कि मैं साल भर में ठीक है 10 लाख कप केक हम बेच पाएंगे या आइसक्रीम बेच पाएंगे, तो क्या ये पूरा का 10 लाख मटेरियल एक ही बार में परचेज कर लेंगे? नहीं, उन्होंने सप्लायर से जाकर बता दिया कि देखो भैया तुम सप्लायर हो, ठीक है, मेरे मार्केट के हिसाब से मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड का खेल चल रहा है, जो कंपटीशन का लेवल है, उसके हिसाब से लग रहा है कि मैं 10 लाख सेल कर लूँगा, इसलिए मैं आपको इस साल कितने का ऑर्डर, कितने का कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा हूँ, 10 लाख का बनवा रहा हूँ। लेकिन ये 10 लाख मुझे एक ही बार में नहीं चाहिए, जब जब मैं आपको फ़ोन करूँगा, जब जब मुझे ज़रूरत होगा या जब जब मैं गाड़ी अपना भेज दूंगा, आप उस गाड़ी में उतना सामान लोड करा देना। मेरी गाड़ी नहीं है कि आप अपना सामान गाड़ी में लोड करा के भेज देना। लेकिन सामान कब भेजना है? अपने मन से या जब हम फ़ोन करेंगे आपको, जब हम आपको ऑर्डर देंगे, ठीक है, बात क्लियर है? और जब जब ऑर्डर दिया जाएगा तभी तब आप भेजोगे, ठीक है। तो यही हमारा अगला ऑर्डर बनता है, क्या? परचेजिंग ऑर्डर एंड फॉलोअप, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद हम इनसे क्या करते हैं कि भैया हम आपको क्या देंगे, परचेजिंग जब जब ऑर्डर देंगे तो आप उसका क्या करोगे, फॉलो अप करोगे। फॉलो अप का मतलब हमारी बात को मानते हुए उस ऑर्डर को क्या कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे, भेज दोगे, ठीक। बात क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ, आपने फ़ोन किया, सामान लद के आना शुरू हो गया, ठीक है, ट्रक में, बस में, जो भी आप भेजे हो उस गाड़ी में सामान लद के आना शुरू हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि एक फैक्ट्री में वो सामान आ रहा है, ठीक है। तो वो सामान जैसे ही आएगा मार्केट से, तो सीधी सी बात है, मान के चलो कि वो किसी ट्रक के साथ भेज दिया है, बोला कि हम अपने ही गाड़ी से भेज रहे हैं, ठीक है, आप रिसीव कर लेना, ठीक है। सनी देओल भैया आ रहे हैं, मैं निकला गाड़ी लेके, ठीक। जैसे ही फैक्ट्री गेट पे पहुंचेंगे, क्या डायरेक्ट जो फैक्ट्री का गेट है वो खोल दिया जाएगा कि भैया रुक जाओ, या पहले चेक किया जाएगा कि हमारी फैक्ट्री का सामान है या कुछ है? चेक किया जाएगा। नॉर्मली दिमाग में इमेजिनेशन डालो कि सर फैक्ट्री वाले एरिया में तो कई सारे फैक्ट्री हैं, हमारी फैक्ट्री का सामान है, कैसे पता चलेगा? तो ड्राइवर को रोका जाएगा कि भैया रुको रुको रुको, ठीक। कैसे पता चलेगा कि हमारे ट्रक वाले, ठीक है, सनी भैया बोल देंगे कि ठीक है, हाथ दिखा के बोलेंगे कि भैया रोको, नहीं तो उतार देंगे, तो आप जाने दोगे या पहले कुछ आप एविडेंस चेक करोगे? बिल्कुल सही बात है, आप बिल चेक करोगे। आपके नाम से एक बिल आया होगा, आपके नाम से कुछ इनवॉइस आए होंगे, सीधी सी बात है। जब उसने सामान भेजा होगा तो आपको एक बिल भेजा होगा कि भैया देखो इतना सामान है, इस फ्लेवर का है, इसके टोटल इतने प्राइस होते हैं, ट्रक का भाड़ा वगैरह सब कुछ उसमें नोट होगा। और सीधी बात है, ओरल या रिटन फॉर्म है, रिटन फॉर्म है, और वो बिल आपके, ठीक है, फैक्ट्री के नाम पे होगा, आपके कंपनी के नाम पे होगा। वही वो ट्रक वाला एक बिल दुकानदार अपने पास रखा होगा, एक ट्रक वाले के साथ भेज दिया होगा कि भैया जाना, उनको देना, एक कार्बन कापी साइन करा के अपने रख लेना, वगैरह वगैरह, ऐसे ही होता है। तो वो ट्रक वाला आके, ठीक है, जो गेट कीपर है उसको दिखाएगा कि भैया देखो ये आप ही का कंपनी नाम लिखा है, आप ही का है। गेट कीपर देखेगा, जैसे देखेगा कि हाँ भैया हमारी फैक्ट्री का है, अब वो गेट खोल दिया जाएगा। ट्रक सीधे कहाँ पे चला जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या स्टोर कीपर? कहाँ पे जाएगा सर? सीधी सी बात है, सारा सामान कहाँ पे जाएगा? स्टोर में जाएगा। तो वो गाड़ी लेके सीधे कहाँ पे चला जाएगा? ट्रक स्टोर के पास जाएगा। लेकिन स्टोर के पास जैसे ही वो गाड़ी खड़ा होगा, तुरंत सामान अनलोड होना शुरू नहीं होगा। फिर हमारी साइंटिफिक टीम आएगी और वो चेक करेगी कि हमने जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी डिमांड किया उतना ही है। अभी ट्रक में से सामान उतरता है तो क्या तुरंत उतरवाना शुरू कर देते हो? नहीं, काउंटिंग होता है। हमारे यहाँ भी काउंटिंग होता है, सीमेंट वेमेंट की बोरी आती है, खाद की बोरी आती है, काउंटिंग होता है। भले वो उसमें लिख रखा हो, फिर भी हम काउंटिंग करते हैं वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल। और साथ ही साथ क्वालिटी भी चेक किया जाता है कि जो क्वालिटी हमने डिमांड किया था वही है या गड़बड़ है। क्वालिटी गड़बड़ होगा तो तुरंत का ट्रक वहीं से लौटा दिया जाएगा, क्वालिटी होगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो हमारी साइंटिफिक टीम आएगी, इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्शन का काम करेगा। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? इंस्पेक्शन का। अब उसमें चाहे हमारा साइंटिफिक टीम हो या जो भी हो, इंस्पेक्शन का काम किया जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो फिर बोला जाएगा अब सामान उतारा जा सकता है। फिर सारा सामान उतार के कहाँ पे रखा जाएगा? स्टोर में। एक ही जगह पे या अलग अलग फ्लेवर को अलग अलग बॉक्स में, अलग अलग बॉक्स में। और जैसे ही स्टोर कीपर के पास आएगा, सारा सामान अनलोड हो जाएगा, स्टोर कीपर फिर से उस पर मुहर लगाएगा और ये बिल ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको? पैसा कौन देगा, स्टोर कीपर या फाइनेंस डिपार्टमेंट? तो वो बिल लगा देगा कि हाँ भैया सारा सामान जो क्वालिटी का जैसा मांगा था सब कुछ आ गया है, हम इस बिल को पास करते हैं। अब ये ट्रक वाले को दे दिया जाएगा कि भैया जाओ कहाँ से पैसा सबमिट कर लो, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा सबमिट कर लो, और ये हमारा पूरा परचेजिंग प्रोसेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बात क्लियर है? तो यहाँ के बाद क्या किया जाएगा? ठीक है, फॉलोअप के बाद क्या हो जाएगा? फॉलोअप के बाद हमारा अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिसिप्ट ऑफ गुड।
रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। सामान ट्रक से चल के आ गया था, फॉलोअप के बाद, ठीक है, निकल के आ गया था, गुड्स आपके रिसिप्ट हुआ था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, रिसिप्ट करने के बाद अनलोड या इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, माफ करना, इसको गुड्स की जगह मटेरियल लिखो, मैं बार बार गुड्स लिख दे रहा हूँ, मटेरियल, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, गुड्स तो बना ही नहीं है ना अभी, गुड्स तो हम बनाएंगे ना। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है। और उसके बाद क्या कहेंगे, उसके बाद लास्ट वाला क्या है जी, चेक करो, लास्ट वाला क्या है, हाँ, पासिंग इनवॉइस फॉर पेमेंट, पासिंग इनवॉइस फॉर पेमेंट, पासिंग इनवॉइस फॉर पेमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, पासिंग इनवॉइस फॉर पेमेंट। ठीक है, जिज्ञासा, हर्षिता और खुशी, क्या आपको ये सारी बातें क्लियर है? अच्छा, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा, एक बार ऑनलाइन क्लियर कर दीजिए कि क्या कहीं कोई डाउट है तो डी, नहीं है तो एन डी। क्या यहाँ पे पासिंग इनवॉइस फॉर पेमेंट, हाँ जी, जिज्ञासा बताइए कहाँ पे डाउट है, जिज्ञासा डाउट बताइए कहाँ पे है, टाइप करिए फटाक से। अच्छा,